एमए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। हिंदी साहित्य के बच्चों, हम इससे पूर्व के कालांश में जयशंकर प्रसाद के नाटक साहित्य पर चर्चा कर रहे थे, उनका परिचय प्राप्त कर रहे थे। अब हम स्कंदगुप्त नाटक को विश्लेषित करेंगे। बच्चों, स्कंदगुप्त जो नाटक है उसका मुख्य उद्देश्य था भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित कर उसे इतना शक्तिशाली बनाया जाए कि जिससे कोई भी विदेशी आक्रांत भारत को पददलित न कर सकें। इसी को ध्यान में रखकर नाटक स्कंदगुप्त लिखा गया है। हम यहाँ उसके कथानक को देखते हुए जो है बात करेंगे कि उज्जैनी के घटना पर आधारित ये नाटक है। मैंने बात की थी कि उज्जैनी के जो गुप्त काल के अंदर जो स्कंधावार था, वहाँ पे युवराज स्कंद रहा करते थे, वहाँ के राजा थे। और उसी समय मगध के महानायक पर्णदत्त, जो कि तन मन और धन से राज्य की सेवा करते आए थे, उनका प्रवेश होता है। उनकी बातों से ये ज्ञात हो जाता है कि उसका जीवन गरुड़ ध्वज सिंहासन की छाया में सेवा करते हुए बीता है और अवशेष जीवन भी वह वही कार्य करना चाहता है। स्वयं युवराज उसकी वीरता और निष्काम राज्य सेवा का उल्लेख करते हैं। उत्तरदायी महानायक होने के कारण ही वह युवराज से खिन्न हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक उदासीन दिखाई देते हैं और राज्य में नए नए परिवर्तन दिखाई देते हैं। वार्तालाप से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्रों से युद्ध हुआ है। अब उनका अंतिम प्रयत्न रूप आक्रमण पुनः हुआ है और मलेच्छों के भयानक आक्रमण की संभावना है। सूचना मिली है कि हुणों ने कपिशा को पदाक्रांत कर लिया है। दशपुर का दूत आकर बताता है कि महाराज विश्वकर्मा का शरीरांत होने पर उनका सुयोग्य बेटा राज्य सिंहासन पर बैठ गया है। वह बताता है कि शकों की वाहिनी से सौराष्ट्र पदाक्रांत हो चुका है। बल्लवी राज्य का पतन भी हुणों द्वारा होगा, ऐसा निश्चित दिखाई देता है। इस निमित्त बंधुवर्मा ने गुप्त साम्राज्य से सहायता मांगी है। गुप्त साम्राज्य संकट में होते हुए भी पुष्यमित्रों को युद्ध चल रहा होता है। इस कारण स्कंदगुप्त शरणागत की रक्षा और छात्र धर्म के निर्वाह के लिए सहायता का वचन दे देते हैं। इस दृश्य में जो है शुरुआत इसी रूप में होती है और आगे आने वाली घटनाओं का भी यहाँ परिचय मिल जाता है। बच्चों, ये दृश्य जो है युवराज स्कंदगुप्त के चरित्र की ही आधारभूमि है और यहाँ ये प्रतीत हो जाता है कि गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली होने पर अंतर विरोधों का, विद्रोह का जो धन है उसकी शक्ति को क्षीण करने के लिए लग गया है। पर उदासीन युवराज के मालव राज्य की सहायता देने के वचन से भविष्य की आशात्मक सूचना मिलती है। पर्णदत्त के कथन से स्कंद की दार्शनिकता और कल्पना प्रियता टपकती है तथा देश की तात्कालिक स्थिति का भी परिचय मिल जाता है। इस दृश्य से स्कंदगुप्त 2 बार गुप्त साम्राज्य का भावी शासक कहा जाता है। प्रथम बार पर्णदत्त कहता है और दूसरी बार मालव का दूत। ये जो है प्रथम दृश्य होता है, दिखाया गया है स्कंदगुप्त नाटक में। दूसरे दृश्य जो है
उसमें दिखाते हैं कि कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त की परिषद का दृश्य है। सिंघल का राजकुमार धातुसेन या कुमारदास सम्राट कुमारगुप्त से युद्ध संबंध में शिथिल बातें करता है। उसके कथन के लंका में केवल एक ही राक्षस विभीषण था और दूसरा सुग्रीव हो गया था, जिसके कुटिल कर्मों का फल आज भी दक्षिण पथ भोग रहा था। वह राजा को स्त्री की मंत्रणा प्राप्त करने के लिए जोर देता है, पर यह सब व्यंग रूप में कहा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि अंत में वह कहता है कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान स्वत्व संसार में इसी का बोलबाला है। मंत्री कुमारादित्य पृथ्वीसेन सम्राट को सूचित करता है कि शिप्रा के इस पार साम्राज्य का स्कंधावार स्थापित हो चुका है। अब सैन्य युवराज को मालवा नरेश बंधु वर्मा की सहायता के लिए प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि मालवा प्रदेश इस सहायता से बड़ा आभारी होगा। हास्य व्यंग का पात्र मुद्गल सम्राट से निवेदन करता है कि सम्मिलित पूजा के लिए अनंत देवी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पारसिक नर्तकियों के नृत्य के आयोजन के कारण सम्राट वहाँ जाना अस्वीकृत कर देता है। धातुसेन जब राजपुत्र भेड़िए हैं, इनसे पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। राजा लोग ब्याह न करें, क्यों भेड़िए से संतान उत्पन्न हो। इस तरह की बातें जब सम्राट कहते हैं, उसी समय अनंत देवी का प्रवेश होता है। सम्राट चाटुकारिता करने लगता है। धातुसेन भयभीत होता है। तत्पश्चात नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश होता है और उसके अनंतर दृश्य समाप्त हो जाता है। बच्चों, आज हम यहीं ये कथा समाप्त करते हैं। अगला जो है हम दृश्य की बात जो है कल करेंगे, अगले कालांश में करेंगे। आप अपने मूल नाटक को इस तरह पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।